हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी, इस फर्स्ट ग्रेड की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर अभी तक हम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में पढ़ चुके थे। लास्ट जो हमारा वीडियो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में था, और उसके अंदर जो है पॉइंट अगर चार्जेज हैं उसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे वो, और उसके बाद में जो है हमारा कुल मिला के जो अगर मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो वाली चीज होगी। ठीक है, तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो फॉर्मूले पे कर रहे थे, क्वेश्चंस की हमने बात नहीं की थी। इससे आगे हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चंस पे चलेंगे। देन उसके बाद में कुछ कंडीशंस, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे जो आपको बेसिक्स पे होंगे। तो वो बेसिक क्या क्या हो सकते हैं वो हम उस चीज़ के बारे में, पोटेंशियल और एनर्जी के बारे में जो है वो बेसिक क्या हो सकते हैं, कि क्या चीज़ ऐसी होती है कोई सिचुएशन बना के कि पोटेंशियल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए अगर कनेक्टेड होंगे, कि तो इन सब तरह की चीज़ों पे हम चलेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हालांकि वो बेसिक बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर वो पता नहीं होता तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, और अक्सर ऐसा होता है कि जो छोटा सा बेसिक है वही हम जो है हमारे माइंड से स्किप होता है। ठीक है, चलिए। और उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके साथी हैं, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं लगातार मेरे, उनका अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। और इस वजह से मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि टाइम निकाल के, हालांकि समय की मेरे पास थोड़ी सी रहती है कमी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के आपको वीडियो अपलोड करा सकूँ। और ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन के कम से कम 2 वीडियो वगैरह भी बनाऊँ, ताकि आपका कोर्स भी मैं जल्दी से कंप्लीट करवा के, देन उसके बाद फिर हम जितना भी कोर्स किया उसका टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़े क्वेश्चंस कम करवा पा रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं सारे के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह वो सब पे काम करूंगा, और आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन भी बना के दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चलेंगे ताकि आपका 100% जो है कोर्स प्लस आपकी प्रैक्टिस दोनों हो जाए। ठीक है, और टाइम भी खूब पड़ा, अभी कोई नोटिफिकेशन आपके फर्स्ट ग्रेड का आया भी नहीं है। अब हमारा कोर्स जो धीरे धीरे जल्दी जल्दी बढ़ता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम यूजी में चलेंगे तो यूजी की जो चीज़ें हैं उसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ याद करने की चीज़ें या फिर थोड़ी बहुत समझने की चीज़ें होंगी, और क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, वहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह उनमें। तो वो जो चीज़ें हैं हमारी जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेन जो टाइम लगने वाला है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटोस्टैटिक्स इसमें लगने वाला है। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ा लेंथी कोर्स होता है और क्वेश्चन भी वहाँ से अच्छे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो जब ये मैग्नेटोस्टैटिक्स वगैरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ही चलेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। और मेरा एक कहना है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ फ्री कोर्स मिल रहा है, और मुझे पता है कि राजस्थान में ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक था किसी ज़माने में, और अभी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आप में से निकला हुआ हूँ मैं भी, तो मैं ये सब जो चीज़ें कर रहा हूँ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि जो है आप लोगों को भारी भरकम फीस दे के वहाँ पे जयपुर के अंदर या कहीं और जो है 30 हज़ार रुपये के आसपास फीस होती है, वहाँ का रहना जो है इतना महंगा पड़ता है कि करीब करीब आप अगर 6 महीने की तैयारी करते हैं तो भी आपके 1 लाख रुपए के आसपास खर्च हो जाते हैं। तो उस पैसे को बचाने के लिए है। ठीक है, और जो है मेरा दूसरा मोटिव भी ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत अच्छा मतलब मेहनत करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पाता है, कि जो कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल पाता है, कोई समझाने वाला चीज़ नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो लोग कोचिंगों में जा जाके रट के जो होते हैं वो भी कई बार जो है लेक्चरर बन जाते हैं। देन उसके बाद में प्रॉब्लम्स आगे पता ही आपको कैसी चल रही है अभी हमारी शिक्षा की। ठीक है, चलिए तो आते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी का ना, कौन सा चल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यानी कि स्थिर विद्युत ऊर्जा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब है स्थिर विद्युत ऊर्जा का मतलब, स्थिर का मतलब कोई चार्ज स्टेबल होना चाहिए। तो 2 तरह के क्वेश्चन पढ़े थे हमने, है ना, 2 तरह के क्वेश्चन में क्या पढ़ा था। पहला तो पढ़ा था कि अगर पॉइंट चार्ज है तो किस तरह से निकालेंगे, और दूसरा हमने पढ़ा था जो फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 इंटीग्रल ई स्क्वायर डी टो या डी वी। तो उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था कि हम क्या करेंगे उसमें, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं दोनों का एक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ना। तो नॉर्मली आपको पॉइंट चार्ज का क्वेश्चन नहीं दिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि बड़ा सिंपल सा होता है। देंगे तो आपको जो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का देंगे, लेकिन पॉइंट चार्ज का भी कराना जरूरी है ताकि कंसेप्ट क्लियर होते चले आपके। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये स्क्वायर बना हुआ है ना, क्या बना हुआ, स्क्वायर है, इस तरह से ये स्क्वायर बना हुआ है, और इसमें चार्ज ले रखे हैं हमने प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी वजह से टोटल एनर्जी फाइंड आउट कीजिए, कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को या फिर इस सिस्टम को बनाने के लिए टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी लगेगी, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फाइंड आउट करनी है तो इसमें क्या है, आपको साइड जो है वो कितनी दे रखी है, ए दे रखी है।
इस स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है, साइड ए दे रखी है, तो वो फाइंड आउट करना है। सिंपली बात है कि हम क्या करेंगे, चार्ज को नंबर देंगे। ये मेरा फर्स्ट चार्ज हो गया, ये मान लीजिए सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये क्या हो गया, फोर्थ चार्ज हो गया। तो जब आप इसको फॉर्म करेंगे तो चार्ज में इनफाइनाइट से लेके आते हैं। इसका मतलब क्या है कि चार्ज को आप इनफाइनाइट से लेके आते हैं, आप क्या करते हैं, वो सिस्टम को फॉर्म करते हैं यानी यहाँ रखते हैं, तो उसको लाने में किया गया कार्य क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं W1। W1 मतलब कि चार्ज 1 को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, क्योंकि जब चार्ज 1 को लाते हैं तो मान लीजिए कुछ भी नहीं था, यहाँ पे अपन लाके यहाँ रखते हैं, तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो वर्क कितना करना पड़ा, 0। तो ये हो गया W2। W2 का मतलब है इसको ला रहे हो। जब आप इसको लेके आ रहे हो तो ऑलरेडी चार्ज 1 जो है वो यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस पर रख रहे हो, a डिस्टेंस पर रख रहे हो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k q1 q2, है ना, k q1 q2 अपॉन, चलो मैं एक बार इसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे अपने को, k माइनस q1 और प्लस, सॉरी q1 क्या 1 तो लिखा ही नहीं क्योंकि हमने सबको q दे रखा है। ठीक है, तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, q1 ये q2 ये, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हो गई और ये a हो गया। आगे लिखेंगे तो माइनस का k क्यू स्क्वायर अपॉन ए हो गया। ठीक है, W3 क्या हो जाएगा, इस चार्ज को लेके आ रहा हो। जब इस चार्ज को लेके आ रहे हो तो ऑलरेडी 2 चार्ज यहाँ पड़े हुए हैं, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी √2 है ना, और ये कितना डिस्टेंस पे है कि इससे तो a डिस्टेंस पे, इससे कितनी है, √2 डिस्टेंस पे, तो W3 लाएंगे तो कितना हो जाएगा, k माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू से तो कितनी डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे, प्लस k माइनस क्यू और माइनस क्यू कितने डिस्टेंस पे, √2 अपॉन ए। तो कुल मिला के कितना हो गया, ये हो जाएगा माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन ए और प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। ठीक है, W4 कितना हो जाएगा, तो W4 यानी कि इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी √2a हो गई। ठीक है, तो जब इसको लेके आ रहे हैं तो ऑलरेडी 3 चार्ज पड़े हैं, 2 चार्ज तो a डिस्टेंस पे और ये कितने पे है, इस पे है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ k माइनस क्यू, ठीक है, और प्लस क्यू डिवाइडेड बाय a। इसकी वजह से एक इसकी वजह से लिखूंगा, तो कुल मिला के 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अगला क्या हो जाएगा, k प्लस क्यू और प्लस क्यू डिवाइडेड बाय √2a। ठीक है, तो टोटल मिला के क्या बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए, है ना, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि इसमें ए और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन दूर रहे अपना। और ये हो जाए, अच्छा माइनस में, तो ये माइनस साइन हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। तो टोटल मिला के वर्क कितना होगा, जिसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी कह सकता हूँ, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन सबका सम, यानी कि W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, माइनस k, देखो एक तो 0 है तो उसको छोड़ देते हैं, माइनस k ये मिल गया। फिर यहाँ से देखेंगे तो माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। फिर इसमें चल जाओ तो माइनस का 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। ठीक है, तो 2 इक्वेशन मिल रही है आपको, एक तो ये और ये, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और ये हो गया माइनस माइनस, ये कितना होगा, 4 टाइम्स हो गया। तो कुल मिला के इक्वेशन कितनी हो गई, प्लस वाले को पहले लिख दें तो 2 टाइम्स ऑफ k क्यू स्क्वायर अपॉन √2a और माइनस 4 टाइम्स ऑफ k क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो ये आपको क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी। आगे जैसा भी ऑप्शन होगा, मान लो 2 कॉमन लेके वैसा ऑप्शन बना है तो वो हो जाएगा, अगर मान लो इसको कैंसिल आउट करके इसको ए में रखना है तो वैसा ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कैंसिल आउट करके ए में रखना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा, √2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए और माइनस का 4k क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो क्या होगा यहाँ से कि k क्यू स्क्वायर अपॉन ए आपके कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, √2 और यहाँ बचेगा -4, √2 -4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का है तो बड़ा सिंपल सा है, इस तरह से आप सोल्व कर लोगे। वैसे पॉइंट चार्ज को आपका पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो कौन सा आपको, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए सिलेक्ट होने वाले हो, तो फर्स्ट ग्रेड को पढ़ाने के लिए ये बड़ा सिंपल चीज है ना। आपको क्या पूछ सकते हैं, आपको पूछेंगे कि इससे ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, वो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका क्वेश्चन ले लेते हैं। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, मतलब ये है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए। ठीक है, ये है मान लीजिए यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल, है ना, यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल जो है उसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है।
और इस शेल की जो है ऑफ टोटल चार्ज Q एंड टोटल चार्ज Q एंड रेडियस कितनी है, रेडियस R लेंथ की होगी सर, है ना, हाँ रेडियस R है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है, ठीक है, टोटल चार्ज कितना उसका Q चार्ज दिया हुआ उसको, यूनिफॉर्म शेल है ना, ये दिमाग में रखना, स्फेरिकल शेल है या फिर जो क्या बोल सकते हैं कि स्फीयर है ना, उस पर ध्यान रखना है ना। शेल होने का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसकी सरफेस पे, ठीक है। तो इसके हम बना लेते हैं, डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, थोड़ा सा इसको अच्छा सा बना देते हैं, ये इस तरह से होगा। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, तो कहाँ होगा, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल R दे रखी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आप इनफाइनाइट से क्या कर रहे हो, इसको छोटे छोटे चार्ज लाके इसको फॉर्म कर रहे हो। मतलब क्या है इसका कि आपको इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालने का मतलब क्या है कि जब इस स्फीयर को आप बना रहे हो, इस चार्ज जो आपने Q दिया है, टोटल चार्ज कितना दिया है इस पे, Q दिया है, तो ये जो Q चार्ज दिया है तब आप दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप थोड़ा DQ चार्ज है ना, कि स्मॉल एक चार्ज लेके आ रहे हो एलिमेंट, और उसको क्या कर रहे हो, यहाँ रख रहे हो, ठीक है। रख के इस स्फीयर को आपने फॉर्म किया। तो इसको बनने में, इस सिस्टम को बनने में जो एनर्जी लग रही है, उस एनर्जी को हमें फाइंड आउट करना, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब जो एनर्जी निकलेगी यू, वो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट बाई 2, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं अभी हम जो हमारा निर्वात है यानी कि वैक्यूम, या फिर हम जो एयर है उसकी बात कर रहे हैं। हम अभी उसमें मीडियम में नहीं गए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, पोलराइजेशन वगैरह। तो उसका मतलब क्या, आप डायरेक्टिक मीडियम में जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E² dV, या V क्या है, वॉल्यूम, dV वो नहीं है ना। तो अगर मान लीजिए इसको मैं कंफ्यूजन, क्योंकि वो आपके V का रहता है ना कई बार, तो वॉल्यूम इंटीग्रल को मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, d τ से करता हूँ, ठीक है। इस d τ का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, ये क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। मैं V क्यों नहीं ले रहा, हालांकि हमें क्या है V से ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन क्योंकि हम क्या पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, तो dV में कहीं कंफ्यूजन आपको कि पोटेंशियल में नहीं हो जाए, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, d τ का मतलब क्या है, जो आपका स्पेस है, उस ऑल स्पेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना। अब कहाँ से कहाँ जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट से लाते हैं और कहाँ तक रखते हैं, 0 तक रखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पहुंचेंगे तो R कितनी है, 0, तो इनफाइनाइट से लाके कहाँ तक रखते हैं, 0 तक। अब आप फॉर्म करेंगे तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उस चीज़ का ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना, ये आप कन्फ्यूजन गलत करोगे, मैंने जानबूझ के लिखा था ये चीज़। इनफाइनाइट से ला तो रहे हैं, हमें क्या निकालना है कि इसको बनने में कितना हो रहा है। तो बनने में कितना हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बनने में इसका मतलब कि ऑलरेडी चार्ज जो है यहाँ आ चुका है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले हमने चार्ज रखा, तो 0 से आप इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, इसकी रेडियस को बनाते बनाते कहाँ तक पहुँचते हैं, R तक पहुँचते हैं। कहाँ तक पहुँचते हैं, 0 से लेके R तक पहुँचते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 0 से, ठीक है। अच्छा 0 से भी नहीं करना है, कर सकते हैं वैसे, 0 से ले सकते हैं। तो 0 से कहाँ तक जाना है अपने को, इनफाइनाइट तक जाना है। इसकी लिमिट का ध्यान रखना। हम जब पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, तो लगता है इनफाइनाइट टू जो हम आ रहे हैं जिस पॉइंट पे, और यहाँ से क्या है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो उल्टी लिमिट है। इस लिमिट का जरूर ध्यान रखिए जब आप इसकी बात करोगे, नहीं तो आपका आंसर जो होगा ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा, बस नेगेटिव और पॉजिटिव साइन में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कहाँ से ले जाना अपने को, इनफाइनाइट से, सॉरी 0 से लेकर कहाँ से ले जाना, इनफाइनाइट तक ले जाना। मतलब इसकी लिमिट सीधी शुरू करेगी, उसमें क्या होता है, उल्टा शुरू होता है ना। चलिए तो कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से इनफाइनाइट जा रहे हैं। अब आप जब 0 से इनफाइनाइट जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा, ठीक है। तो जो ई इन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है, 0, और ई आउट कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/R होता है, और R² होता है। कितना होता है, KQ/R², वैसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है ना। तो कितना होता है, KQ/R² होता है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। अब मैं K की जगह भी क्या ले लूँ, नॉर्मली तो हमें, क्योंकि ये लेना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट Q/R², क्योंकि हम इससे ये साफ हो जाता है कि हम किस में चल रहे हैं, एयर या फिर वो वैक्यूम में चल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो एप्सिलॉन नॉट ये बाहर है। पहला लिमिट है वो क्या है, 0 से R तक जब आप जाते हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा रहता है, E इन रहता है और D टो रहेगा, प्लस फिर जब R से इनफाइनाइट जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा रहेगा, E आउट रहता है, और ठीक है। तो E इन कितना है, 0, तो ये इंटीग्रल कितना हो गया, 0, तो बचा कौन सा, एक इंटीग्रल ये बचेगा, तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 R टू
इनफाइनाइट कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन, अच्छा स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करना देखिए यहाँ पे, तो 1/4 पाई आर, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो गया पहली चीज। दूसरा फिर अब आते हैं यहाँ पे, तो के स्क्वायर है और आर स्क्वायर तो r⁴ हो गया। फिर यहाँ से d2, तो ये क्या होता है आर स्क्वायर, तो स्फेरिकल सिमेट्री है ना, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। d2 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल करोगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, किसके लिए स्फेरिकल सिमेट्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई 2, एप्सिलॉन नॉट बाई 2, तो ये कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लीजिए, तो 1/q भी कांस्टेंट है, चलिए q स्क्वायर भी क्या है कांस्टेंट, तो q स्क्वायर बार 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इंटीग्रल में चलिए तो r स्क्वायर से कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर, फिर साइन थीटा, तो ऐसे कर दीजिए इसको कि इसकी लिमिट तो कितनी हो गई ये, फिर 0 से पाई, ये किसकी हो जाएगी साइन थीटा डी थीटा की, फिर 0 से 2 पाई, ये लिमिट किसकी हो जाएगी डी फाई की, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, क्योंकि ये जो लिमिट हम लगा रहे हैं किसके, ऑल ओवर स्पेस के लिए लगा रहे हैं ना, ये जो हम लिमिट लगाते हैं, ये जो इंटीग्रल में लिखा है, क्या लिखा है ऑल स्पेस, यानी कि पूरे स्पेस को कवर करनी, तो स्फेरिकल में पूरे स्पेस को कवर करना है तो हमें तीनों की लिमिट लगानी होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ से क्या करेंगे, ये इसका स्क्वायर था ना, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर था तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई, इन दोनों का वैल्यू कितनी आती है मिला के 4 पाई, ये बार बार अपन करेंगे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/r स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर जो है इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगी हमें -1/r, क्या मिलेगा -1/r, ठीक है। तो यहाँ से u जो मिलेगा q स्क्वायर अपॉन 2 × 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और 1/r स्क्वायर का तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/r स्क्वायर का -1/r, लिमिट हो जाएगी r टू इनफाइनाइट, और इधर हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन। 4 पाई से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 पाई बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, पहले आपको इनफाइनाइट रखनी है, ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट फिर माइनस माइनस प्लस है ना, तो क्या बन जाएगी ये कि q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से अगर आप देखोगे तो -1 अपॉन इनफाइनाइट और प्लस 1/r, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस साइन, फिर वापस लिमिट किस में जाती है, लोअर लिमिट माइनस में, ऑलरेडी माइनस है तो वो किस में हो जाएगा प्लस के अंदर, तो कुल मिला के ये वैल्यू जो मिलेगी आपको कितनी मिल जाएगी q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डायमेंशन अगर आप देखो तो क्या होगा, डायमेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो q स्क्वायर अपॉन r, ये तो कांस्टेंट है तो q स्क्वायर अपॉन r आना चाहिए, इसमें क्या हो रहा है सिर्फ 8 आ रहा है ना, कि 8 आ रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई 1/4 जो आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है उसके लिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है इस तरह से, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन इसका और ले लेता हूँ, देन उसके बाद में हम आगे चलते हैं, और वो कौन सा लेते हैं, वो लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का, ठीक है। किसका लेते हैं, कि अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है तो उस केस में हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए ये तो सेम चलेगा, इन आउट यहाँ तक है ना, शेप और शेप क्या कंडीशन चेंज होगी, अब हमारे पास जो है चार्ज हम वही क्यू दे रहे हैं, और ये जो चार्ज स्फेरिकल शेल है वो क्या हो जाएगा चार्ज यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक है ना, यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक चार्ज स्फीयर, ठीक है, क्या हो जाएगा चार्ज यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक चार्ज स्फीयर। अब यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक चार्ज स्फीयर है तो इसका मतलब क्या है, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है पूरे के पूरे इस जो हमारा स्फीयर है इसके अंदर हो रहा है ना, कुल मिला के क्या है चार्ज वही क्यू है, लेकिन क्या हो रहा है इस स्फीयर के पूरा का पूरा अंदर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बना देते हैं डायग्राम। अब जो है हमारा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, यहाँ से ये रेडियस r हो गई, टोटल चार्ज इसमें q हो गया, तो E आउट और E इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे, ठीक है। E इन कितना रहेगा इसके अंदर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के लिए निकाला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। E आउट तो फिक्स है, E आउट कितना होता है k q स्क्वायर अपॉन r होता है,
ठीक है। इनकी बात करेंगे तो क्या होता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमने फाइंड आउट किया था, इसके अंदर क्या करते हैं हम, क्योंकि इन साइड वाला लेते हैं पार्ट, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू रख देता हूँ, और ये होता है करीब करीब क्यू आर अपॉन 4πε0 आर क्यूब। इसको भी इसी में रख देते हैं हम वैल्यू, क्योंकि 1/4πε0 वाली इक्वेशन में लिखते हैं, ठीक है, तो आर स्क्वायर है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू आर अपॉन 4πε0 आर क्यूब, ठीक है। अब निकालने की जरूरत है क्या, देखिए अगर एक एग्जाम में आता तो याद रखने की जरूरत नहीं, आप फटाफट निकाल सकते हो। क्या करना है, गाउस नियम लगाओगे, यहाँ क्या वो तो बाहर का तो फिक्स होता ही है, यहाँ का देखना है तो क्या लगाओगे, गाउस का नियम। गाउस के नियम में क्या करोगे, यहाँ पे गाउस रूल से यहाँ मान लीजिए आर डिस्टेंस पे है, तो आप क्या बनाओगे, एक गाउसियन सरफेस, क्या करोगे, ई इन वो कितना होगा 4πr², उधर जाओगे तो क्या होगा क्यू नॉट, है ना, सॉरी क्यू डैश कितना निकलेगा इसके लिए, इसके अंदर क्यू डैश निकलेगा वो क्या, क्यू अपॉन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखोगे 1/ε0, यहाँ चलता ही है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इंटीग्रल करोगे तो आर क्यूब से ये कैंसिल आउट, तो आर बन गया, तो कुल मिला के यही वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगा, ई इन इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो ही रहा है उससे, 4π नीचे आएगा तो 4πε0, और ये कितना हो जाएगा, आर से उधर कैंसिल आउट तो आर क्यूब, तो ये लिखा मैंने, ठीक है। एक स्टेप में कर दिया सारा, अगर आपको प्रैक्टिस है तो कर पाओगे उसकी ना, तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना इन सब चीज़ों की। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा तो यहाँ से क्या करेंगे, ε0/2, ई इन की वैल्यू रखिए 0 से r तक, तो ई इन कितना है, क्यू आर अपॉन 4πε0 आर क्यूब, ठीक है। डी टो कितना हो जाएगा, वही आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर, है ना, डी आर डी थीटा डी फाई हो गया, प्लस में फिर r से इनफाइनाइट, ये कितना है 1/4πε0 क्यू, अच्छा इसका स्क्वायर करना है एक बार ना, स्क्वायर है ना, ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16π² स्क्वायर और r क्यूब का r की पावर 6, ठीक है। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 की जगह 16πε0 स्क्वायर, है ना, π² स्क्वायर, देन उसके बाद में क्या मिलेगा यहाँ से, उसमें क्या रहा r स्क्वायर, तो r टू द पावर 4 और क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। फिर वही r स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर से, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी कॉमन आ जाएगी, क्यू स्क्वायर, फिर ये वाली चीज़, ये सारी की सारी क्या आ गई, कॉमन आ गई, तो यहाँ से बाहर लोगे तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। 2 इसके साथ जाएगा तो 2 × 16π² एप्सिलॉन बचेगा, ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल किसका होगा 0 से r, एक r/6 बाहर आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने क्या किया r/6 बाहर ले लिया इसके, ये क्या बचेगा यहाँ से, ये हो जाएगा r स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो r टू द पावर 4, फिर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है, डी थीटा डी फाई, प्लस ये बाहर चलेगा था, यहाँ क्या बचेगा r टू द पावर 4, r टू द पावर 4 को इसके करोगे तो क्या हो जाएगा 1/r², ठीक है, वो सारा बाहर चला गया, तो r टू इनफाइनाइट 1/r² साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, ठीक है। अब साइन थीटा डी फाई का कितना हो जाएगा 4π, तो दोनों 4π, इधर क्या होगा r टू द पावर 4 का इंटीग्रल करोगे डी आर के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा r टू द पावर 5/5, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 × 16π² एप्सिलॉन0, ठीक है, यहाँ 1/r² r की पावर 6। अब यहाँ से देखिए, अच्छा 0 से r चल रहा है ना, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या बनेगा r टू द पावर 4 का क्या बन जाएगा r टू द पावर 5, उसकी लिमिट क्या रखोगे 0 और r, तो क्या बनेगा r टू द पावर 5 × 4π, ठीक है, प्लस में आ जाइए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1/r², ठीक है, तो 1/r² अभी निकाला था, क्या बनेगा 1/-r², एक लिमिट रखोगे r और एक रखोगे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट वाली तो आगे जाएगी, वो कितना दे देगी 0, और 1/r की आ जाएगी प्लस के अंदर आ जाएगी, तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा 1/r और इंटू 4π, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा 1/r बचेगा, है ना, तो 4π से 4π कैंसिल आउट करके टोटल मिला कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें कितना होगा 4π/r और 4π/r, तो कितना होगा 2/4π/r, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो आगे देख लीजिए u इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाहर तो हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2 × 16π² एप्सिलॉन0, ठीक है,
इधर क्या मिल रहा है 2 इंटू आर इंटू 4 पाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स हो गया, तो 4 पाई से ये कैंसिल आउट होगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 पाई। इस 2 से ये कैंसिल आउट होगा, तो u इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन, और ये कितना बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट बाय आर, ठीक है। तो ये क्या मिलेगी आपको, फाइनल जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कुछ गलती कर दी क्या, देखिए हाँ गलती बहुत बड़ी हो गई यार। देखो यहाँ तो हमने क्या किया, डिवाइड में 5 नहीं लिखा ना इंटीग्रल करते करते, ठीक है। ऐसी गलतियां हम करेंगे बहुत सारी, और ये ऑप्शन हम कई बार लगा देंगे, जैसे मेरे से गलती हो गई है, ठीक है। तो इस तरह का आप ध्यान रखिए, जब मैं करता रहूँ तो आप बीच में टोक दिया करें। तो कुल मिला के क्या है कि ये जो है हमारे पास, क्योंकि जब हम इसका इंटीग्रल कर रहे हैं तो r⁵ तो लिख दिया, लेकिन नीचे भी तो 5 आएगा, तो ये 5 नीचे आएगा, तो इसका मतलब यहाँ चेंजेस होगा ना, और यहाँ क्या चेंजेस होगा, बहुत बड़ी कोई चेंजेस तो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है कि हम लास्ट स्टेप में जाके गलती करें तो पूरा करना पड़ता। तो यहाँ क्या आएगा डिवाइड में 5, तो यहाँ डिवाइड में 5 अगर तो क्या आएगा 1/5, और यहाँ क्या आएगा 1 भाई। अगर मैं इसको पूरा बाहर ले लेता हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास कि 4 पाई अपॉन आर, तो बाहर कॉमन आ गया, ठीक है। 4 पाई अपॉन आर तो बाहर कॉमन आ गया, ये क्या होता है 1/5, अंदर क्या बचा 1/5 प्लस 1, ठीक है। इधर तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, 1/r² करेंगे तो सेम मिलेगा, हाँ ठीक है यही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर ही हुई थी वो 5 लिखना भूल गए थे उसकी वजह से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से वही 4 पाई से इसको कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है, और ये 2 थोड़ा यहाँ बच जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 5 उधर जाएगा, ठीक है, 5 इधर जाएगा, उस तरफ जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6/5, कितना आ जाएगा 6/5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये 2 ऑलरेडी बाहर चल रहा है, और इधर बनेगा 6/5 बनेगा, ठीक है। तो 6/5 से इसको फिर कैंसिल आउट करोगे, कितना बचेगा 3। तो कुल मिला के u इक्वल टू कितना, यहाँ लिख देता हूँ। तो इसके लिए जो u इक्वल टू आ गया वो कितना आ जाएगा q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, r, और इसके जो सामने आएगा वो मल्टीप्लाई में कितना आएगा 3/5, ठीक है। तो q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5, और ये क्वेश्चन जो है आपको कई बार एग्जाम में दिया गया है, ठीक है। आप देखना ये क्वेश्चन जो है आपको कई बार एग्जाम में मिला है कि डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होती है वो फाइंड आउट कीजिए। ये आपको ऑप्शन में 100% आप देखोगे, बहुत सारे एग्जाम पिछले जब आप 15 के 13 के या फिर 18 के जो पेपर हो उनमें देखोगे तो इसका क्वेश्चन जो है आपको मिल जाता है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, 3-4 स्टेप में आप सोल्व कर सकते हो और याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और याद रखने के, मैं याद रखने के प्रेफरेंस में नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं सोल्व करके करता हूँ, तो आप सोल्व करके कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए मेरे ख्याल से इतने बहुत है इस टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं, अच्छा मान लीजिए कि आपको यहाँ ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं कि आपको रो गिवन हो, तो रो इक्वल टू KR, मान लीजिए ये है रो इक्वल टू KR है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आपके घर के लिए क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है जिसमें रो गिवन है और रो कितना है KR है। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसके लिए आपको करवा रखा है, इन और ई आउट दोनों अलग अलग निकलेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ रखोगे, उसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में निकलवा रखे इस केस के लिए, है ना, इस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा रखा है। और नहीं भी है तो आप 2 स्टेप में निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद नहीं रहेंगे। तो आप समझते क्या गाउस का नियम लगाओगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड के लिए निकालोगे और इसको सोल्व कर देना, ठीक है। चलिए तो ये आप घर के लिए करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है, नहीं हो तो फिर मुझे आप कमेंट करके बताना, मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो पोर्शन है वो यहाँ खत्म हो गया। अब हम चलेंगे स्पेशली कंडक्टर के लिए, ठीक है। कंडक्टर क्योंकि अपने आप में एक स्पेशल केस हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है उस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बाद में जो है मैं आपको एक और कंडीशन बताने वाला हूँ जो पोटेंशियल के लिए होगी, ठीक है। वो कंडीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। वो कंसेप्ट है बहुत बड़ा, जो हम अक्सर जो है हमारे दिमाग में नहीं होता है ना, अक्सर जो टीचर्स है वो उसको स्किप कर जाते हैं। वो उसको बताते क्या है, उनको खुद को भी दिमाग में नहीं रहता वो चीज़ कि ये क्वेश्चन जो है इस तरह का पूछा जाता है एग्जाम में, और हम उस पर ध्यान कम देते हैं, ठीक है। तो 2 कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पे हम चलते हैं। पहले चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, या पहले वो क्वेश्चन ले, चलो पहले वो क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर को बाद में ले लेंगे। एक बार टाइम का देख लेते हैं, हमारा कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स लेंगे। हाँ ठीक है, 20-25 मिनट है अपने पास, तो
20-25 मिनट में ये कवर तो किया जा सकता है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग, पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एक, है ना, कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे कंडक्टर वाले केस को। पर वो कंडक्टर लेने के बाद ही होगा, ठीक है, पहले कंडक्टर पे चलना पड़ेगा क्योंकि वो कंडक्टर से रिलेटेड ही है। तो टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर है हमारा उसकी स्पेशल कुछ प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी पड़ेगी। देखिए डाइलेक्ट्रिक वगैरह में जो इस पर आप देते हैं करते हैं वो अलग चीज़ है ना, वो चार्ज जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, क्योंकि कंडक्टर जो है उसके अंदर क्या है, चालक के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, यानी कि उसमें चार्ज ऑलरेडी है। हालांकि टोटल चार्ज कितना 0 है, लेकिन क्योंकि उसमें फ्री चार्ज है तो उसमें क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, अगर आप कोई चार्ज को बीच में रखते हैं या उसके चार्ज पास में लाते हैं तो क्या होता है, वो जो है आपके उसका अपोजिट चार्ज हो गया, अट्रैक्ट होता है, वो उसके एक साइड में आता है, वो दूसरी साइड में चला जाता है दूसरा चार्ज, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम कुचालक की बात करते हैं, इंसुलेटर की या डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, उस केस में पोलराइजेशन जो है वो स्टेबल पोलराइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए कंडक्टर क्या है, उसकी जो है वो हमारे लिए स्पेशल एक केस हो जाता है। तो उसके लिए कंडीशन अगर देखें तो पहली कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0, है ना, लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज या विल बी 0, विल बी 0। ठीक है, तो E in इज इक्वल टू 0, यानी कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 रहेगा। कितना रहेगा, हमेशा 0। कंडक्टर के अंदर क्या रहेगा, हमेशा 0। इनिशियल कुछ लोग कहेंगे कि सर चार्ज देते तो नहीं होता, वो अलग केस है। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आपने चार्ज दिया, देते ही पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, मतलब उसमें बहुत कम टाइम लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके अंदर 0 ही रहता है हमेशा। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, दूसरा है चार्ज डेंसिटी इनसाइड कितनी रहेगी, 0, है ना। चार्ज डेंसिटी अगर आपको पूछें, ठीक है, चार्ज डेंसिटी रो इज कितनी है, 0। ये कब का केस है, ये भी इनसाइड का, आउटसाइड का अलग केस है। आउटसाइड तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनसाइड चार्ज डेंसिटी कितनी रहेगी, भाई आपने जब चार्ज दिया और चार्ज पूरा का पूरा कहाँ आ गया, ये रो का मतलब क्या है, सिग्मा नहीं है, सिग्मा क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी सिग्मा की। ये क्या है, रो का मतलब क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उसका जो चार्ज है वॉल्यूम पे नहीं है, वो क्या है, सरफेस पे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 नहीं है, कौन सी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो कितनी है, ये लिख लो यहाँ पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या है, इनसाइड 0 होती है। ठीक है, नेट चार्ज जो होता है, नेट चार्ज इनसाइड तो कितना होगा, 0, लेकिन चार्ज हम देंगे तो कहाँ होगा, वो जो सारा का सारा चार्ज होगा वो कहाँ हो जाएगा, उस पर सरफेस पे। तो नेट चार्ज, इसको क्या कह सकते हैं, फैले हुए को रीसाइड कह सकते हैं ना, नेट चार्ज रीसाइड ऑन सरफेस, कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा पूरा का पूरा चार्ज। वो इनसाइड में कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो सरफेस ओनली, किस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। ये कंडीशन है ना। इनसे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व होने वाले, तो ये आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि पोटेंशियल जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल इज विल बी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, अब भाई मुझे बताइए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और 0 का अगर आप क्या करते हैं, कोई इनफाइनाइट से आर लेके अगर हमने किया था, स्फेरिकल सेल के लिए भी देखा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 था, तो जो आपका सरफेस वाला जो केस था, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, वही पोटेंशियल क्या था, इनसाइड में था। अगर आप चलते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं है। या फिर इसका उल्टा देख सकते हैं, उल्टा क्या देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है हमारे पास, जैसे मान लीजिए E इक्वल टू हम लिखते हैं ग्रेड, है ना। E इक्वल टू क्या लिखते हैं, ग्रेड का मतलब क्या है, अल्टीमेटली डाइवर्जेंस, मतलब डिफरेंशिएशन ही है ना। तो इसका मतलब ये कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो 0 आने का मतलब क्या हुआ, ये V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ आ रहा है मेरी बात को। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, मेनली ये चीजें हैं। तो इसका एक डायग्राम जो है वो मैं बना देता हूँ। ठीक है, डायग्राम क्या बनेगा कि मान लीजिए आप इस तरह से कोई आर्बिट्ररी फॉर्म लेते हैं, किसकी, आर्बिट्ररी कोई आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर को आपने क्या दिया, चार्ज गिवन, चार्ज दिया है, तो चार्ज देंगे, इसका मतलब ये जो लिखी है उन्हीं चीजों को मैं कर रहा हूँ। चार्ज कहाँ हो जाएगा, इसके सरफेस पे इस तरह से फैल जाएगा। ठीक है, जो चार्ज हमने फैला दिया, चार्ज फैल गया, तो इसका मतलब इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब जो है वो कितना है, ये होलो नहीं है ना, केविटी नहीं है। तो इसके अंदर जो है हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसकी बात करें सरफेस पे क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ई इन कितना होगा, 0, अभी हमने देखा था। रो इन कितना होगा, 0। ठीक है, ई कितना होगा, 0, रो इन कितना होगा, 0, और पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। बस ये इसका खेल खत्म है ना। अब मान लीजिए एक केस ये हो जाता है कि अगर आपने इसमें केविटी बना दी तो क्या होगा, है ना। आपने क्या किया, इसमें केविटी बना दिया, आपने चार्ज कितना दिया, मान लीजिए +q चार्ज इसको दिया है। अब यही केस में ये लेता हूं कि ये आपके पास ऐसे ही कोई आर्बिट्ररी फॉर्म थी, इसमें आपने क्या किया, केविटी बना दी। क्या बना दी, केविटी। ठीक है, ये इस तरह से, तो बाकी फुलफिल है ना, बाकी तो फुलफिल है, इसमें हमने केविटी बना दी है। चार्ज आपने दिया है इसको, तो चार्ज दिया, तो चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, कंडक्टर में, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो ये हमने इस चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। चार्ज कितना दिया है, +q। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 0, रो कितना है, 0, v कितना है, कांस्टेंट, वो तो फिक्स है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि मान लीजिए ये चार्ज आपने दिया है इसको q, या फिर ऐसा करते हैं, उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं कि आपने मान लीजिए केविटी पे +q चार्ज रख दिया, है ना। अभी सारे दोनों तीनों केस में लूंगा, आपको समझा दूंगा, बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इसमें मैं करवाऊंगा। अगर मान लीजिए आपने क्या किया है, इसको चार्ज रख दिया कहाँ पे, इसके सेंटर में रख दिया। जैसे सेंटर में चार्ज रख दिया तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टर के अंदर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर क्या होगा, अभी ये चार्ज भूल जाए ना, एक बार ये बना दिया मैंने, इसको आप भूल जाए, तो आपके पास अभी यही चार्ज है, ये बाहर वाला चार्ज नहीं है ना। तो यहाँ अगर आपने चार्ज रख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये चार्ज जो है वो क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कौन से को, नेगेटिव को। तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए चार्ज यहाँ नहीं आएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना हो जाएगा भाई। अगर मान लीजिए चार्ज नहीं आता है तो आप यहाँ गाउसियन सरफेस बनाते हो तो चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा आपके +q चार्ज होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है, जितना चार्ज किया है उतना चार्ज नेगेटिव आ जाए, तो दोनों मिलकर क्या कर देंगे, चार्ज 0, चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो चार्ज आएगा कितना आ जाएगा, -q चार्ज। अब ये -q चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज तो आपने +q दिया तो चार्ज कंजर्वेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो चार्ज कंजर्वेशन के लिए क्या होता है, वापस से यहाँ पे क्या जाएगा, ये +q चार्ज जो है वो यहाँ पे, क्योंकि पोलराइजेशन होगा तो +q यानी प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और -q चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसको जब आप रिफ्लेक्ट मतलब कि रिपल करेगा ना, तो ये रिपल करेगा, सही वर्ड यूज, वो रिपल होगा। तो इसका मतलब क्या है, प्लस चार्ज को रिपल करेगा और माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा इसके केविटी के सरफेस पे, और प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, कंडक्टर के सरफेस पे। तो ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी केविटी के लिए। ठीक है, किसके लिए, केविटी के लिए। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होना चाहिए, 0। और सबसे बड़ी चीज है क्या, क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है कंडक्टर में फ्री चार्ज होता है। ठीक है, वो फ्री चार्ज होने की वजह से पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये दो डायग्राम जो है वो आप दिमाग में रखेंगे। अब मैं इसके कोई 1-2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं सबसे पहले दो तीन केस है वो मैं ले लेता हूँ। पहला केस, पहला आपके पास क्या है, कोई कंडक्टर बना हुआ है ना, डायग्राम से समझ लेना क्वेश्चंस को। ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर को आपने +q चार्ज दिया। क्या दिया है, इसकी रेडियस है वो r है, ठीक है, और चार्ज कितना दिया, +q चार्ज आपने दिया। तो +q दिया, इसका मतलब +q कहाँ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा का पूरा इसके सरफेस पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसके सरफेस पे हो गया तो इसका मतलब E इनसाइड कितना हो जाएगा, 0, E आउटसाइड आपको फाइंड आउट करना है। E आउटसाइड कितना हो जाएगा, गाउसियन सरफेस लगा के सोल्व करोगे। ठीक है, तो E आउट डॉट इंटीग्रल क्या करोगे, आर वाली कंडीशन लोगे तो r sin थीटा d थीटा
डी फाई इक्वल टू, ये कितना लोगे, क्यू, है ना, तो यहाँ लोगे ना, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको सोल्व करोगे, ई आउट, ये कितना हो जाएगा, आर बार को आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आर स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि एक आर तो यहाँ से आएगा, एक इसका आएगा, तो आर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, आर स्क्वायर, इसका कितना मिलेगा, 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या मिलेगा, ई आउट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्या मिल जाएगा, ई आउट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, कौन सा मिल गया, आउटसाइड का मिल गया। अब आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पूछते हैं सिग्मा कितना होगा, ठीक है, रो कितना होगा, रो 0 होगा। रो पूछते हैं तो रो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई, क्योंकि हम ये क्या है, चार्ज डेंसिटी कौन सी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, कौन सी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ यहाँ रख दो, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको पूछा जा सकता है, हाँ यही पूछेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी चीज पूछ नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में हम चलते हैं कि अगर दूसरी कंडीशन है केवीटी वाली, तो उसमें क्या होगा ना। सेकंड कंडीशन आप देखिए कि आपके पास कुछ इस तरह का दिया हुआ है केस, इस तरह का कोई कंडक्टर है, बीच में क्या है, इसमें केवीटी, ठीक है, बीच में क्या है, केवीटी, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी फर्स्ट केस में रेडियस ए है, इसकी रेडियस कितनी है, बी है, ये रेडियस ए और बी है, और इसमें जो है आपको चार्ज जो है वो पहले क्या दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। कंडक्टर को अगर प्लस चार्ज दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको फर्स्ट केस है प्लस क्यू चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। अब मुझे बताओ, जब आप प्लस क्यू चार्ज होगा तो कहाँ जाएगा वो चार्ज, इसके सरफेस पे, इनर पे नहीं, हमेशा आउटर पे ना। तो इसका मतलब प्लस क्यू चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। चलिए फर्स्ट केस, जैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ये चार्ज कितना है हमारे पास, प्लस क्यू। अब पूछेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इनसाइड आउटसाइड और वो सब चीजें पूछेंगे, तो या पूछेंगे सिग्मा, है ना। तो इनसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हमारे पास फॉर्मूले पड़े, इससे हो जाएगा सारा केस। अब आपको पूछते हैं सिग्मा, तो सिग्मा ए का मतलब यहाँ पे ये कितना होगा, तो ये सिग्मा ए हो जाएगा 0, और सिग्मा बी अगर आपको पूछेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आपको सिग्मा पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी बारे में नहीं पूछा जाएगा, किसके बारे में पूछा जाएगा, सिग्मा के बारे में पूछा जाएगा। तो सिग्मा बी का मतलब क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई, प्लस माइनस जरूर लिखना सिग्मा में, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितनी है, बी है, तो बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट में क्या कर दिया, प्लस क्यू चार्ज 8 सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना, सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये चार्ज यहां नहीं रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ये बनाते रहना, चलो मैं बना ही देता हूँ, तो बार बार कंफ्यूजन रहेगा आपके। ये प्लस क्यू चार्ज, अब क्या किया है, अगले केस में इसी स्फीयर में जो है, इसी स्फीयर में अगले केस में क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज को यहाँ सेंटर में रख देते हैं, ठीक है। ये ए और ये आपकी बी है। जैसे ही आप इसको प्लस क्यू चार्ज को कहाँ रखते हैं, सेंटर में, तो इसका मतलब क्या, कहाँ रख दिया, केवीटी में, केवीटी में रख दिया। इसका मतलब अब ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, क्या कर देगा, माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि चार्ज को भी क्या करना है, कंजर्वेशन लॉ लगाना है, ठीक है, सारी चीजें रहेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। अब आपको पूछेंगे सिग्मा, तो सिग्मा जो मेरा ए होगा, सिग्मा ए मतलब अंदर वाला, वो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, और सिग्मा जो बी होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई ए या बी स्क्वायर, अब तीसरा केस लीजिए कि मान लीजिए ये केविटी में भी पड़ा है और बाहर भी पड़ा है, तो ये भी तो क्या संभावना हो सकती है, ठीक है। तो ये केविटी हो गया और ये बाहर हो गया, ठीक है। अगला केस ले लेते हैं, तो केविटी में प्लस क्यू कहाँ दिया है आपने, यहाँ दिया है, दोनों ही केस है ना, प्लस क्यू यहाँ पे भी, इसका मतलब क्या है, प्लस क्यू ऑन स्फीयर एंड प्लस क्यू एट सेंटर, दोनों ही केस है।
कि सेंटर पे भी है यहाँ पे भी है। तो सेंटर पे है तो ये दे दिया, तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, प्लस क्यू, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, कितना आएगा, माइनस क्यू चार्ज। और इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ और क्या आएगा, एक और चार्ज आएगा जो क्या होगा, प्लस क्यू हो जाएगा। तो प्लस क्यू कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो कुल मिला के अगर मैं सिग्मा ए की बात करूंगा तो वो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। लेकिन सिग्मा बी यानी कि यहाँ की बात करूंगा तो क्या होगा, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर, यानी कि प्लस 2q अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर। ठीक है, यह समझ में। तो इस तरह से जो है आपके, अब आप कितने भी बना सकते हो वैसे। और आपको टिफिल करने के लिए एक और यहाँ पे स्फेरिकल शेल दे देंगे। स्फेरिकल शेल के अंदर स्फेरिकल शेल है और उसका सेंटर है, उसका अंदर वाली को दिया, बाहर वाली को दिया, ऐसे करके आपको कन्फ्यूजन किया जाएगा और आपको उसका सोल्यूशन करते रहना। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए अंदर कोई स्फेरिक जो हमारा कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर अगर कोई चार्ज पड़ा है, अंदर है ना केविटी में, तो इसका मतलब है बाहर जो होगा उस पर क्या करेगा, वो अपनी तरफ तो नेगेटिव और उसकी तरफ पॉजिटिव। अब नया क्वेश्चन बनाने के लिए मान लीजिए यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा होता तो क्या होता, माइनस क्यू रखते तो क्या होता, प्लस क्यू यहाँ चार्ज रहता है, माइनस क्यू बाहर चला जाता। ठीक है, इस तरह से जो है ये सिचुएशन हमारी कंडक्टर की बनती। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है ऐसा और मैं लेता हूँ जिसमें पोटेंशियल के बारे में दिया जाता है, तो वो आना आपको जरूरी है। तो अभी निकाल के रखा था मैंने। हाँ, एक कंडीशन कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट की मैं बात करता हूँ। एक कंडक्टर के लिए वही कंसेप्ट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत काम आने वाला कंसेप्ट है और आपको इसको दिमाग में रखना है, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। ये कंसेप्ट जो है, क्योंकि यूज हम बहुत कम करते हैं इसको, वहां तक पहुंचते ही नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, क्वेश्चन है ना, और बनता ही बनता है। ये कंसेप्ट जो मैं भी बता रहा हूँ वो हमेशा आपके लिए बनता है, और वो है कि जब दो कंडक्टर है, ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑफ टू कंडक्टर ना, ये कंसेप्ट क्या है, उसको कॉन्टैक्ट कहूँ या फिर क्या कह सकते हैं, कॉन्टैक्ट, हाँ कॉन्टैक्ट ही होगा वैसे तो, कॉन्टैक्ट ऑफ टू कंडक्टर। ठीक है, कॉन्टैक्ट वर्ड वैसे सही तो नहीं, लेकिन अब मान लीजिए कॉन्टैक्ट से ले लीजिए कि अगर आप मान लीजिए दो कंडक्टर है और वो अलग अलग उसका पोटेंशियल, अलग अलग उसका चार्ज है, उसको आप क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में लाते हैं। उसको कॉन्टैक्ट में लाने का मतलब एक वायर से जोड़ते हैं, ठीक है, या ऐसी कोई चीज सिचुएशन दूसरी करते हैं जहां से वो क्या दोनों कॉन्टैक्ट में आ रहे हो। तो जब कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उस केस में क्या उसकी सिचुएशन बनेगी। ठीक है, जब कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब दो चार्ज, मान लीजिए आपके पास ये एक स्फीयर था, इसकी रेडियस जो भी है r1 जो भी है ना, इस पे चार्ज आपने जो है वो q1 दे रखा है। एक दूसरा कंडक्टर है जिसपे चार्ज, इसकी रेडियस मान लीजिए r2 है, चार्ज आपने कितना दे रखा है, q2 दे रखा है ना। अगर q2 चार्ज दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इनको कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, चार्ज में ट्रांसफर होगा। और वो कब तक होगा, जब तक कि इसका क्या नहीं हो, पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगी ना। इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप इसको लाते हो तो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, व्हेन इन कॉन्टैक्ट, तो क्या होता है, V1 इज इक्वल टू V2 होना चाहिए। मान लीजिए इसका पोटेंशियल कितना है, V1 है, इसका पोटेंशियल कितना है, V2, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, यानी कि दोनों क्या लेना चाहिए, पोटेंशियल हमेशा इक्वल करना है। ध्यान रख लीजिए, इसके अंदर हिंदी में लिखना चाहो, लाइन में लिखना चाहो तो क्या है, जब दो कंडक्टर ना, कंडक्टर के लिए कंडीशन है, जब दो कंडक्टर क्या होते हैं, जब दो चालक एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में या संपर्क में लाए जाते हैं तो उनका पोटेंशियल क्या होता है, समान हो जाता है। और जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा तब तक क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, चार्ज इक्वल नहीं होगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का लेते हैं, क्या इक्वल होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा। ये कंडीशन जो है, या ये जो दिमाग में आप चीज बिठा ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट निकले कि जब दो कंडक्टर कॉन्टैक्ट में आएंगे तो क्या होगा, ये जो है आपका उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में। चार्ज क्या होगा वो अलग अलग रह सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है मैं एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूँ इसके, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसे ये है, टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस, टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एंड 2r। ठीक है, दो स्फेरिकल शेल है
और उनका जो डायग्राम दे रखा है मुझे वो बना देता हूँ मैं। एक तो R और एक 2R, तो यहाँ से यहाँ तक की R डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की ये 2R डिस्टेंस है, ठीक है। ये दो स्फेरिकल शेल दे रखी है और उसके बाद में ये कहा गया है कि रेडियस R एंड 2R कैरिंग चार्ज -2n + 3q, है ना। इस पे जो चार्ज दे रखा है वो कितना दे रखा है, -q, इस पे दे रखा है +3q दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या देगा, हाउ मच चार्ज विल बी फ्लो इनटू द अर्थ इफ द इनर शेल इज ग्राउंडेड, कि अगर आप इनर शेल को ग्राउंडेड करते हैं तो अर्थ को चार्ज कितना फ्लो होगा वो मुझे फाइंड आउट। तो इनर शेल को करने का मतलब क्या है, यहाँ से। अब ये अर्थ का मतलब समझते हैं क्या आप, अर्थ का मतलब समझते हैं, जब भी किसी चीज को अर्थ लगाते हैं, भू संपर्कित करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, अर्थ जो है उसकी कैपेसिटी यानी कि जो उसकी धारिता है वो धारिता कितनी है, वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होने का मतलब है उसमें कितना भी चार्ज दे दो और कितना भी चार्ज निकाल लो, उसकी कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता, या उसको कितना भी चार्ज दिया जा सकता है, कितना भी चार्ज लिया जा सकता है, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, जैसे ही आप इसको ग्राउंडेड करते हैं, तो ग्राउंडेड करने का मतलब क्या हुआ, ग्राउंडेड करने का मतलब ये हुआ कि टोटल जो पोटेंशियल है, जो टोटल पोटेंशियल है इनर सेल पे वो कितना होना चाहिए, 0। तो क्या इनको संपर्क में लाया, क्या ये दोनों कांटेक्ट में आए, ये कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में कौन है, अर्थ आई, तो अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, ये भी ध्यान रखिए कि अर्थ का पोटेंशियल यानी कि इसको ग्राउंडेड करने का मतलब है कि यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0। तो यहाँ पोटेंशियल 0, इसका मतलब इस पे भी पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0। तो इस पे पोटेंशियल 0 होने के लिए ध्यान रखना, किस पे, इस इनर सेल पे पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो इनर सेल पे पोटेंशियल 0 होने का मतलब है आउटर सेल की वजह से भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि आउटर सेल अगर मैं इसको अलग से देखूं, मान लीजिए ये नहीं होता है ना, ये नहीं होता तो क्या होता है, अंदर पोटेंशियल कितना होता है, क्योंकि जो सेल है उस सेल की वजह से, सेल और कंडक्टर दोनों के लिए सेम पोटेंशियल चलता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इनसाइड पोटेंशियल होगा वो कितना होता है, KQ/R। R कौन सा, जो आपका सरफेस का पोटेंशियल होता है वही क्या होता है, इनर साइड का पोटेंशियल होता है, पहली चीज। तो फिर इसकी बात करेंगे, इसकी वजह से भी पोटेंशियल, अब कह रहे हैं कितना चार्ज देना चाहिए, ठीक है। तो उस कितना चार्ज देना चाहिए, तो मान लीजिए कि नेक्स्ट कंडीशन में जब आप इसको ग्राउंडेड करते हैं, तो ग्राउंडेड करने पे जो आपको इक्वेशन मिलती है, मैं उसको बना देता हूं ये इस तरह से, कि इस पे तो कितना है, 3q चार्ज रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस पे चार्ज अब कितना हो गया, मान लीजिए x हो गया, कितना चार्ज हो गया इस पे, कि जब आपने इसको ग्राउंडेड किया तो चार्ज क्या हो गया इसमें से, या जाएगा अर्थ के अंदर जाएगा, या अर्थ से जो भी होगा ऊपर आएगा, जो भी आएगा उसके बाद में चार्ज कितना बच गया, कि जब इस पे पोटेंशियल 0 हुआ, इस पूरे स्फीयर पे पोटेंशियल कितना हुआ, 0, इस पे पोटेंशियल कितना है, 0। जब 0 हुआ तो चार्ज कितना बचा रह गया इस पे, मान लीजिए x चार्ज बचा रह गया, तो आपको ये फाइंड आउट करना कि x कितना होगा, ठीक है। उस x को अपन क्या करेंगे, उस क्यूब को उसमें से माइनस कर लेंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इस स्फीयर पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, पोटेंशियल जो है वो कितना होना चाहिए, 0। तो पोटेंशियल 0 करिए, कैसे करेंगे, देखिए पहले तो इसकी वजह से देखिए, तो इसकी वजह से अगर मैं देखूं तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, कितना होता है पोटेंशियल, किसी भी स्फीयर में, होलो स्फीयर है, उस होलो स्फीयर में कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसके लिए क्या होगा, पोटेंशियल कितना होता है सरफेस पे, KQ/R। R कौन सा, उसकी रेडियस, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना हो गया, K, ठीक है, Q कितना है, x, क्योंकि बाद में कितना होगा, x होगा, तब तक चलेगा, x/ रेडियस कितनी है इसकी, R, तो ये R हो गया पहला केस। दूसरा केस प्लस के अंदर, अब क्योंकि ये भी तो है बाहर के वाली स्फीयर, इसके भी तो पोटेंशियल अंदर होगा, तो वो कितना होगा अंदर पोटेंशियल, इन साइड में जो पोटेंशियल होगा वो जाएगा K, कितना है, 3Q, ठीक है। तो K 3Q, उसके चार्ज में कोई चेंजेस नहीं है बाहर वाले के, तो 3Q/R। R कितना है, 2R। ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए पोटेंशियल, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो K इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, R इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x + 3q/2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -3q/2, ठीक है। कितना हो गया, -3q/2। तो इसका मतलब अब चार्ज कितना बचा इस पे, अब चार्ज बचा -3q/2 चार्ज बचा। अब -3q/2 चार्ज बचा, इसका मतलब कितना चार्ज दिया इसने, पहले कितना था, तो हम निकालेंगे डेल्टा x। इसने क्या पूछा, चार्ज में कितना चेंजेस होगा, डेल्टा Q, सॉरी, है ना, x क्या, डेल्टा Q। तो हम निकालेंगे कि डेल्टा Q कितना है, तो डेल्टा Q कितना होगा, पहले चार्ज कितना था, ये पहले में से क्या करो, दूसरे वाले को माइनस कर दो। तो जैसे इसको माइनस करेंगे, नहीं, इसको कितना दिया का मतलब है कि वो 0 पे था, उसको दिया मतलब माइनस, उसको कितना, जो फाइनल है, फाइनल अमाउंट में से इनिशियल अमाउंट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट कितना है, 3q/2, इनिशियल अमाउंट कितना है, -q, ठीक है।
इनिशियल अमाउंट, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो कुल मिला के -q/2 + q, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, ये डेट है तो ये कितना हो गया माइनस का q/2, कितना आया माइनस का q/2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो चार्ज है वो कितना हो गया माइनस का q/2, माइनस का q/2 मतलब दिया नहीं उल्टा लिया है चार्ज, ठीक है। इससे क्या किया, माइनस साइन आने का मतलब क्या हुआ, माइनस साइन आने का मतलब है कि उल्टा जो चार्ज है वो क्या हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल के कहाँ गए, इसके ऊपर गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, या कह सकते हैं कि क्योंकि कमी हुई ना भाई, यहाँ देखो कितना हो गया, इस माइनस साइन का दूसरा मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि यहाँ हमारे पास चार्ज पहले कितना था -q, अब कितना हो गया -3q/2। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज में कमी हुई, तो इसका मतलब चार्ज जो है वो कहाँ गया, अर्थ के अंदर गया है, चार्ज किधर गया है, अर्थ के अंदर गया है, ठीक है। क्योंकि हम पॉजिटिव को चार्ज मान रहे हैं तो इसका क्या होगा, नेगेटिव में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, तो उसका मतलब जो नेगेटिव इंक्रीज हुआ, नेगेटिव इंक्रीज होने का मतलब क्या है, चार्ज यहाँ से निकला है ना, इसको ऐसे भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, q/2 चार्ज जो है, q/2 चार्ज वो अर्थ को हमने दिया है, किसमें, इस वाले केस, ठीक है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम आ जाएगा तो मेरी गारंटी 99% लोग इसको छोड़ के आएंगे या इसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, दो कंसेप्ट इसके अंदर यूज होते हैं। देखिए पहला कंसेप्ट तो क्या है कि ये पोटेंशियल बराबर रहेगा, वो तो चीज है, लेकिन जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो आप घबरा जाओगे। क्या घबरा जाओगे कि यार पोटेंशियल कैसे निकालूं इसके ऊपर, और है बड़ा सिंपल। क्या ध्यान रखना है कि आपके ये जो स्फीयर है इसकी वजह से पोटेंशियल इनसाइड क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट जो है वो लिख दो, क्या कांस्टेंट होता है, kq/r, यानी kq/r मतलब r का मतलब रेडियस, q मतलब जो चार्ज है वो तो 3q था और 2r थी तो वो हमने लिख दिया। इसका जो था वो क्या होगा, क्योंकि इसमें चार्ज में इनिशियल जो चार्ज -q नहीं, अब क्योंकि इसमें चार्ज जा रहा है या आ रहा है, जो भी होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चार्ज जो बचा वो कितना हो गया, x चार्ज बचा, तो उस x को लेके हमने इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं, इसका सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है और उसका क्या निकालना है, अंदर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। मान लीजिए इसको क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाना होता मुझे, मैं क्या करता, ये ऐसे करता, ठीक है, इस तरह से करता, इस तरह से करके एक और चार्ज बना के यहाँ मान लीजिए कितना कहता है कि -4q चार्ज है, अब निकालो। तो क्या करते हैं, ये भी इनसाइड चार्ज, यहाँ पे देख लीजिए वो क्या रहेगा, -4q/, इसकी जो भी रेडियस है, रेडियस मान लीजिए 4 गुना है तो 4r दे दी, तो वो लिख देते हैं, आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसको अपन कितना भी टिपिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी टाइम हो गया आपका, और आपने आज बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट पढ़े हैं कंडक्टर के बारे में, और कंडक्टर का जो क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम लोग छोड़ के आते हैं, क्योंकि कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज है वो हम दिमाग से निकाल देते हैं, ठीक है। और जो केविटी वाला क्वेश्चन है या ऐसे क्वेश्चन है वो अक्सर जो ये वही क्वेश्चन है जो सिलेक्शन आपको दिलाएंगे, ठीक है। यानी कि जो 60 क्वेश्चन लगभग हर कोई करता है, आपके 120 क्वेश्चन जो आते हैं फिजिक्स के, उसमें से 60 क्वेश्चन जो है, 60 क्वेश्चन भी नहीं, 40-50 क्वेश्चन तो हर कोई करता है, लेकिन उन क्वेश्चन को 70-80 तक अगर पहुंचाना है जहाँ सिलेक्शन होता है तो वो कौन सा है, ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।